नमस्कार। स्वागत है आप सभी का तांडव के आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल, राम राम। एक बार कंफर्म करके बताओ आप लोगों को आवाज़ प्रॉपर आ रही है, ऑडियो वीडियो प्रॉपर है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र पर डिस्कस करेंगे, है ना। हमारे सिलेबस में यूनिट 1 में स्पष्ट रूप से लिखा है। अगर मैं बात करता हूँ MP टेट वर्ग 1 की, तो MP टेट वर्ग 1 के सिलेबस में या जहां जहां भी आपको ये विषय पढ़ने को मिले, क्या उसमें लिखा हो अर्थशास्त्र की परिभाषा, उसमें लिखा हो अर्थशास्त्र की परिभाषा, कॉमा अर्थशास्त्र का नेचर या उसकी प्रकृति और उसका क्षेत्र, है ना। कई लोग बोलते हैं कि संकुचित है क्षेत्र, कई लोग बोलते हैं कि इसका क्षेत्र जो है वो विस्तृत है। कंफर्म करके बताइएगा कि आप लोगों को आवाज प्रॉपर आ रही है जी। टीनू भूरिया जी वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे। अमन गुप्ता वेरी गुड इवनिंग, है ना। तो यहां पर जो बात हो रही है, जैसे बोला अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति व क्षेत्र। तो कल हमने देखा था कि अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र विकासशील सामाजिक विज्ञान है या अर्थशास्त्र विकासशील विज्ञान है, हम ये बोल सकते हैं गतिमान सामाजिक विज्ञान है। ठीक, तो यहां पर अगर लिखा जाए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एक गतिमान, अर्थशास्त्र एक गतिमान सामाजिक विज्ञान है ना। अर्थशास्त्र एक गतिमान विकासशील विकासशील सामाजिक विज्ञान है, मतलब इसमें विकास डेवलपमेंट होता ही रहता है। ठीक है, हमने देखा था कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग, है ना। रूपाली सर वाइस जी, सर वाइस आ रही है, ठीक है। रूपाली माई क्राफ्टी आइडियाज, ठीक है। चलो, तो हमने कल देखा था कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के संबंध में, और उनको क्रिटिसाइज भी किया है ना। उनको क्रिटिसाइज भी किया है। जैसे मैं अगर बात करता हूं आपसे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि यार जो सबसे पहली है साइंस कॉमर्स की क्लास करवाते हैं क्या सर? सर 10 तारीख से आपकी कॉमर्स की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी जी। वेरी गुड इवनिंग अमित। तो हमने सबसे पहले देखे थे बहुत सारे दृष्टिकोण। क्या आप लोगों से अगर आर्थिक क्रियाएं पूछा जाए तो बन जाएगा कि आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, मुझे बताओ। मैंने कल स्टार्ट किया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, और उसके व्यवहार में दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि समाज की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बदल रही हैं, तो उसकी आर्थिक क्रियाओं में भी परिवर्तन हो रहा है ना। तो हमें ये आर्थिक क्रियाएं पता है सारी, कृषि करना, उद्योग लगाना, नौकरी करना, ये सारी आर्थिक क्रियाएं हैं ना। हाँ सर, हमें आर्थिक क्रियाएं तो पता है। तो आर्थिक क्रियाओं से ही मैंने आपको जो है अर्थव्यवस्था की या अर्थशास्त्र की विषय वस्तु भी समझाने का प्रयास किया था। वर्ग 2 में सोशल साइंस में 90 नंबर हैं। वेरी गुड STB, है ना। तो आर्थिक क्रियाएं आपको पता है, कल मैंने आपके साथ डिस्कस भी करी थी। कृषि करना, उद्योग लगाना, कारखानों में नौकरी करना, है ना। हाँ, आर्थिक क्रियाएं हमने डिस्कस कर ली थी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे ये बता सकते हो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग मुझे अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री बताओ, तो बता सकते हो हाँ या ना में जवाब देना है बस। यहाँ सर आपने कल ही हमें पढ़ाया था कि अर्थशास्त्र का आदि और जो अंत है वो उपभोग है। तो उपभोग विषय वस्तु है, हाँ। वितरण विषय वस्तु है, हाँ। विनिमय विषय वस्तु है, हाँ। उत्पादन विषय वस्तु है, हाँ। और इसके अलावा राजस्व विषय वस्तु है, हाँ। मतलब इस तरीके से टोटल विषय वस्तु, टोटल जो है वो मोटे तौर पर कितनी है, 5, है ना। मोटे तौर पर कितनी है, 5। तो विषय वस्तु भी तुम्हें पता है, और आज मैं उन्हीं विषय वस्तुओं को डिटेल में डिस्कस भी करूंगा, क्योंकि मुझे अर्थशास्त्र का क्षेत्र बताना है, संकुचित क्षेत्र, विस्तार क्षेत्र, और इसकी प्रकृति पर भी बात करनी है। अगर मैं थोड़ा सा बात करता हूं, जैसे मैंने कल आपको धन केंद्रित अर्थशास्त्र बताया था, मैंने कल आपको अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के संबंध में दृष्टिकोण बताए थे कि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के संबंध में अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। जैसे धन केंद्रित अर्थशास्त्र के बारे में बोलने वाला व्यक्ति है एडम स्मिथ, है ना।
धन केंद्रित अर्थशास्त्र के संबंध में बोलने वाला है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के साथ साथ हमने ये देखा था कि जो जेबी से वॉकर थे, ये भी आपको यहां पर देखने को मिले थे। जेबी से वॉकर और एडम स्मिथ ने मिलकर क्या बोला है, धन केंद्रित अर्थशास्त्र के बारे में बताया है। अगर मैं दूसरे नंबर पर देखता हूं तो मुझे मिलता है कल्याण केंद्रित अर्थशास्त्र। दूसरे नंबर पर मैं देखता हूं तो मुझे मिलता है कल्याण केंद्रित अर्थशास्त्र। और कल्याण केंद्रित अर्थशास्त्र में आपने देखा है कि 2-3 लोगों के मत हैं, है ना। हाँ, तो उनके नाम आप मुझे लिखकर बताइएगा। इसके अलावा एक मैंने आपको बताया है दुर्लभता प्रधान, जो कि रॉबिन्सन का है, दुर्लभता प्रधान अर्थशास्त्र। और यहां पर आपका एप्लीकेशन की क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। रॉबिन्सन ने दिया था ये किसने दिया था, रॉबिन्सन ने दिया था। और अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर कौन कौन आता है, मॉर्सल आता है ना, स्टुअर्ट मिल आता है, मार्शल आता है। ये सारे लोग आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपसे बात करता हूं, इसके बाद आता है आवश्यकता विहीन दृष्टिकोण की या आवश्यकता विहीन अर्थशास्त्र की बात करूं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं या भूतपूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं, है ना। हाँ, पीहू नहीं है वो, है ना, पीगू महोदय हैं वो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आवश्यकता विहीन अर्थशास्त्र की बात करी जाए तो आप लोगों को पता होगा कि आवश्यकता विहीन अर्थशास्त्र जो दिया है वो जेके मेहता ने दिया है। और जेके मेहता प्रभावित किससे हैं, तो भारतीय दर्शन से प्रभावित हैं। इन्होंने बोला है कि आवश्यकताओं को कम कर दो या फिर आवश्यकताओं को समाप्त कर दो, क्योंकि अंतिम लक्ष्य क्या है, सुख प्राप्त करना है। जब आवश्यकता ही नहीं होगी, जब आवश्यकताएं कम होगी और जब वो जैसे आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं, नीड्स बहुत ज्यादा है और हमें जो मिलता है वो कम मिलता है, तो फिर वो हमें दुख होता है, कष्ट होता है। तो जेके मेहता साहब हैं आवश्यकता विहीन के। इसके बाद लास्ट है आपका पांचवा जो दृष्टिकोण मैंने आपको सिखाया है, वो सिखाया है, आप याद रखिएगा। पांचवा और जो लास्ट है आपका, वो है आपका विकास आधारित दृष्टिकोण। कौन सा है वो आपका, तो वो है विकास आधारित दृष्टिकोण या विकास आधारित अर्थशास्त्र। और ये देने वाला कौन है, तो इसका नाम याद रखना है, सैमुअल्सन ने ये दिया है। ये अर्थशास्त्र की परिभाषा जो दी है वो सैमुअल्सन ने दी है ना। आप मुझे बताइए, मैं बोल रहा हूं साधन तो सीमित हैं, आवश्यकताएं असीमित हैं, तो यही तो दुर्लभ चीज है। मैंने यहां पर लिखा साधन सीमित हैं और आवश्यकताएं असीमित हैं। ऐसे पॉइंट आएंगे तो आपको बताना पड़ेगा आवश्यकताएं कैसी हैं, असीमित हैं। और इनके बीच में जो संबंध बता रहा है वो रॉबिन्सन बता रहा है। और इस प्रकार की जो परिभाषा दी गई इसे बोला गया है दुर्लभता प्रधान अर्थशास्त्र। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। सब कुछ धन है, धन के संबंध में इन्होंने बोला है कि अर्थशास्त्र का अगर आपको अध्ययन करना है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, प्रकृति या क्षेत्र जानना है तो धन 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 केवल धन, है ना। धन का उपयोग कैसे किया जाए, है ना, या फिर हम बात करें धन क्या है, धन का उपयोग कैसे करना है, ठीक, धन कमाने के क्या साधन होंगे, तो इन्होंने जो टोटल बात करी है वो धन पर केंद्रित करी है। तो एडम स्मिथ और जेबी से वॉकर धन केंद्रित की बात करते हैं और भौतिक कल्याण की बात करी है किसने, तो पीगू ने, स्टुअर्ट मिल ने और आपका मार्शल ने। इसके अलावा इन्होंने बोला है आवश्यकताओं को क्या कर दो, समाप्त कर दो या फिर कम कर दो। तो आवश्यकताओं को कम या समाप्त कर दिया जाए। आवश्यकताओं को कम भी कर सकते हैं या फिर हम आवश्यकताओं को समाप्त भी कर सकते हैं। और लास्ट में आता है आपका विकास आधारित अर्थशास्त्र। तो वर्तमान में आधुनिक समय काय का है, तो आधुनिक समय जो है, आधुनिक समय में विकास ही हो रहा है। तो ये इस तरीके से आपको पांचों दृष्टिकोण याद रखने पड़ेंगे, है ना। इस तरीके से आपको पांचों दृष्टिकोण याद रखना पड़ेंगे। अब धन केंद्रित अर्थशास्त्र की आलोचना किसने करी, तो कल्याण केंद्रित वालों ने। कल्याण केंद्रित अर्थशास्त्र की आलोचना किसने करी, दुर्लभता प्रधान अर्थशास्त्र वालों ने। दुर्लभता प्रधान अर्थशास्त्र वालों की आलोचना किसने करी, आवश्यकता विहीन अर्थशास्त्र वालों ने। आप मेरी पुराने लेक्चर से देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी विधिवत।
आवश्यकता विहीन अर्थशास्त्र ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कोई आवश्यकता ही ना हो। आजकल तो हम आवश्यकताओं को बढ़ा रहे हैं, दिन प्रतिदिन नई नई इच्छाएं हो रही हैं, उनकी पूर्ति के लिए हम साधनों को बढ़ा रहे हैं, भले ही साधन सीमित हैं, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात आती है परिभाषाओं से। जब मैं आगे बढ़ा तब मैं बात करता हूं प्रकृति या क्षेत्र पर। तब मैं बात करता हूं किस पर? प्रकृति व क्षेत्र पर। तो अर्थशास्त्र में ये आपको पता है कि अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है, तो समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं कि अर्थशास्त्र में समस्त प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जा रहा है। समस्त प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समस्त प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का क्या किया जाता है? तो अध्ययन किया जाता है। लेकिन आर्थिक क्रियाएं तो दिन प्रतिदिन बदल रही हैं। आर्थिक क्रियाएं तो दिन प्रतिदिन क्या हो रही हैं? बदल रही हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर सकते हैं मेरे हिसाब से, है ना। तो अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और वर्तमान में या वर्तमान समय में वर्तमान में मानव की आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन हो रहा है। मानव की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, मानव की आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन हो रहा है। मैंने बोला था कि समोसा से मोमोज में आ गए हैं, समोसा से पिज्जा में आ गए हैं। तो अर्थशास्त्र में समस्त प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में मानव की आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन हो रहा है, जिससे अर्थशास्त्री, है ना, बता नहीं पा रहे हैं कि प्रकृति कैसा होगा, उसका क्षेत्र क्या होगा। जिससे अर्थशास्त्री जिससे अर्थशास्त्रियों में प्रकृति नेचर बताना है और क्या बताना है? क्षेत्र। प्रकृति व क्षेत्र के संबंध में एकमत नहीं हो रहे, एकमत नहीं, जिससे अर्थशास्त्री प्रकृति व क्षेत्र के संबंध में, है ना, जिससे अर्थशास्त्री प्रकृति व क्षेत्र के संबंध में एकमत नहीं है। अलग अलग वही कहानी, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। सेम परिभाषा जैसा है, अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, है ना। क्योंकि आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन हो रहा है ना, क्योंकि आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन हो रहा है। तो कुछ अर्थशास्त्री बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि अलग अलग बोला है, तो कुछ अभी मैं नाम भी बताऊंगा प्रोफेसर कीन्स वगैरह का। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित, अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो बताया है वो बहुत लिमिटेड बताया है, संकुचित बताया है। तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने, भाषा देखिएगा, अपनी भाषा लिखिए टोटल। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक बताया है। व्यापक को विस्तृत भी लिख सकता हूं। अर्थशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत या व्यापक बताया है। अर्थशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत या व्यापक बताया है। कुछ ने क्या किया है? कुछ ने छोटा बताया कि भाई संकुचित है अर्थशास्त्र का क्षेत्र, लेकिन कुछ ने उसको बहुत व्यापक या विस्तृत बताया है ना। अलग अलग मत प्रस्तुत किए थे परिभाषाओं के संबंध में अर्थशास्त्रियों ने। उसी प्रकार प्रकृति व क्षेत्र के संबंध में भी अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं अर्थशास्त्रियों ने। और उसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि आर्थिक क्रियाएं जो है वो परिवर्तित हो रही हैं। वर्तमान का जो मनुष्य है, जो मानव है, वो क्या कर रहा है? अपने अंदर खूब सारे चेंजेस ला रहा है। उसकी उपभोग की प्रवृत्ति देखो, उसके कंजम्पशन की हैबिट्स देखो, या उत्पादन की हैबिट्स देखो, या वितरण की हैबिट्स देखो, या रेवेन्यू की हैबिट्स देखो, सब में चेंजेस हो रहे हैं। जब अर्थशास्त्र में उसकी विषय वस्तु या विषय सामग्री ही बदल जाएगी तो निश्चित रूप से आर्थिक क्रिया में परिवर्तन तो होगा ही होगा। मैंने बोला उत्पादन क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। मैंने बोला उपभोक्ता क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? तो उत्पत्ति के साधनों और संसाधनों में क्या अंतर है? उत्पत्ति के साधन और संसाधन दोनों अलग अलग चीज है ना। साधन और संसाधन, जैसे मैंने बोला
कि भाई हमारे पास उत्पादन के लिए श्रम है, हमारे पास उत्पादन के लिए पूंजी है, हमारे पास उत्पादन के लिए उद्यमी है, हमारे पास उत्पादन के लिए जोखिम वहन करने की क्षमता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, उत्पत्ति के या उत्पादन के साधन होते हैं। लेकिन संसाधन क्या है, जैसे जल है, जल क्या है, तो संसाधन है। जैसे बिजली है, बिजली क्या है, संसाधन है। तो साधन और संसाधन में अंतर समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं, एक मानवीय संसाधन होते हैं, और एक भौतिक संसाधन होते हैं। भौतिक संसाधन मतलब हम जिनको टच कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं। जैसे कौशल, स्किल, ये मानव का संसाधन है, लेकिन इसको तुम टच नहीं कर सकते। क्या तुम मेरी स्किल्स को छू सकते हो? मेरे दिमाग में जो चीजें हैं तुम उनको टच कर सकते हो? नहीं, है ना जी। मंजू जी, पारू जी, रेखा जी, अमित जी, सभी लोग, श्रद्धा जी, सभी लोग क्लास में टाइम से जुड़ा करो, है ना। और ये सब एप्लीकेशन के हैं बहुत सारे लोग। तो चलो, तो एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ हमें इतनी बात समझ में आ गई। और हो सकता है मैंने रेखा जी के डाउट भी क्लियर कर दिए हैं ना, रेखा जी का डाउट भी क्लियर कर दिया है कि भैया जो उन्होंने उत्पत्ति के साधन पूछे और संसाधन में डिफरेंस पूछा, वो मैंने जहां तक क्लियर करने का प्रयास किया है। हुआ क्लियर? हाँ, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर एक कीन्स हैं, है ना। हाँ, प्रोफेसर कीन्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। एप्लीकेशन का रजिस्टर अलग होगा और यूट्यूब का रजिस्टर अलग होगा, याद रखिएगा। प्रोफेसर कीन्स ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 तत्वों को शामिल किया है। इन्होंने बोला है कि अगर अर्थशास्त्र के क्षेत्र बताना है तो 3 तत्वों को शामिल कर लो। 3 तत्वों को शामिल किया है, 3 तत्वों को शामिल किया है ना। 3 तत्वों को शामिल किया है। तो प्रोफेसर कीन्स ने अर्थशास्त्र में 3 तत्वों को शामिल किया है। अब मैं अगर इन 3 तत्वों की बात करता हूं तो पहला तत्व क्या होगा, तो अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो प्रोफेसर कीन्स ने बोला है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का एक तत्व है ना। एक तो उन्होंने बोला है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को ले लो, और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को मैं क्या बोल सकता हूं, तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को मैं विषय सामग्री भी बोल सकता हूं। विषय वस्तु को मैं विषय सामग्री भी बोल सकता हूं। पेपर एनालिटिकल आया था लास्ट ईयर, बहुत सारे लोग फेल हो गए थे, मतलब उनके 90 नंबर नहीं आ पाए, 60% नंबर नहीं आ पाए। और जो ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, उनके 75 नंबर नहीं आ पाए। मतलब तुम्हारी इतनी खराब कंडीशन है कि तुम 150 में से 60%, 50% नंबर नहीं ला पा रहे। तो फिर तुम मुख्य परीक्षा में क्या करोगे? तुम्हें आज से ही पढ़ना पड़ेगा। दिसंबर कब बीते, कब सामने आ जाएगा, पेपर कब आ जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। और फिर जब वो नोटिफिकेशन देता है तो 45 से 50 दिन का समय देता है, और फिर उस 50 से 45 दिन में हम अपने पंख फड़फड़ाते हैं कि साहब बहुत जल्दी, है ना। हाँ, बहुत जल्दी में रहते हो जी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, श्रद्धा जी, वहां पर अवेलेबल है। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री, बात एक ही है। प्रोफेसर कीन्स ने बोला कि अर्थशास्त्र की प्रकृति व स्वभाव, अगर क्षेत्र बताना है तो प्रकृति व स्वभाव पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र की प्रकृति, नेचर, नेचर को मैं स्वभाव भी लिख सकता हूं। हमारे घर वाले बोलते ना कि यार तुम्हारा नेचर अच्छा है, तुम्हारा नेचर खराब है। मेरी बात समझ पा रहे? मैं आपसे यही बोलूंगा कि भैया फर्स्ट डे से, आज से ही, अभी ज्यादा क्लास नहीं निकली, अभी केवल 2 ही क्लास हुई हैं, तो प्रॉपर आप रजिस्टर बनाओ, नोट करो, डेली रिवीजन करो, एमसीक्यू लगवाऊंगा वो लगाओ। दिसंबर में पेपर है मान लो, अक्टूबर के आसपास आपका मान लो नोटिफिकेशन आ गया, फिर तुम ऐसे ऐसे करते हो सर 40 दिन 45 दिन में, वर्ग 2 में तुमने देख ही लिया है 45-50 दिन का सर समय बचा है, अब क्या करें? तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, मेरी बात समझो, क्योंकि तुम्हारा मेंस भी है और मेंस में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और वर्ग 1 मजाक नहीं है, बहुत लेंदी सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति देखना पड़ेगी, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री देखना पड़ेगी, और इसके अलावा अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध बताना पड़ेगा। क्या अर्थशास्त्र कला है? क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है?
क्या अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों हैं? इसके पक्ष में तर्क देखने पड़ेंगे, विपक्ष में तर्क देखना पड़ेंगे। पक्ष में किसने बोला है कि कला है, पक्ष में किसने बोला है कि विज्ञान है, पक्ष में किसने बोला है कि कला और विज्ञान दोनों हैं, पक्ष में किसने, विपक्ष में किसने बोला है कि कला है, किसने बोला है कि विज्ञान नहीं है, किसने बोला है कि कला नहीं है, किसने बोला है कि कला और विज्ञान दोनों नहीं है। तो ये सारी चीजें देखना पड़ेंगी, उन अर्थशास्त्रियों के नाम याद करना पड़ेंगे। वो जमाना गया कि आरबीआई की स्थापना बता दो, एसबीआई की स्थापना बता दो, नाबार्ड की स्थापना बता दो, घुमा फिरा के सवाल पूछता है ना। तो यहां पर अब से यह बोला गया है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति, स्वभाव, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री, अर्थशास्त्र का अन्य विषयों के साथ या अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, है ना, अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध। यूट्यूब पर 5 बजे, यूट्यूब पर डेली 5 बजे लगता है, ये डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं। मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि इस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं एप्लीकेशन पर, बाकी सिस्टमेटिक एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, ठीक है। हाँ सर, दोनों हैं, अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों हैं। तो वो क्यों है, किसने बोला है कि अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों हैं, और किसने इसकी आलोचना करी है, किसने बोला है कि अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों नहीं है? प्रोफेसर कीन्स ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कितने तत्वों का समावेशन किया? तो तुम वहां से जवाब दोगे 3। मैंने पूछा कौन कौन से, तो तुम्हारा पहला होगा कि सर अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, या उसी को विषय सामग्री बोल सकते हैं। दूसरा तुम बोलोगे अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव, और तीसरा तुम बोलोगे कि अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध। ठीक है सर, हम इतनी बात समझ गए। आइए अब हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री क्या है। अगर मैं बात करता हूं कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, अगर मैंने आपसे बात करी कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री, विषय वस्तु या विषय सामग्री, आपसे अगर अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के दृष्टिकोण पूछे जाएंगे तो बता दोगे? आपसे अगर अर्थशास्त्र की परिभाषाओं से संबंधित दृष्टिकोण पूछे जाएंगे तो बता दोगे? ये मैं लिख भी देता हूं यहां पे, परिभाषा से संबंधित। अब काय की परिभाषा? अर्थशास्त्र, परिभाषा से संबंधित क्या बोल रहा हूं? दृष्टिकोण। परिभाषा से संबंधित क्या बता रहा हूं मैं यहां पर? दृष्टिकोण। एप्लीकेशन पर डेली शाम को 7 बजे क्लास चलती है। पुराने हैं, आपसे बात करना है जी, विद्या जी ऑफिस में कॉल कर लीजिए, वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे तो मैं आपसे बात कर लूंगा, है ना। कोई भी समस्या इस नंबर पर कॉल किया करो, 9589812077। क्लास के बाद इस नंबर पर लगा लेना और बोल देना कि मेरे से बात करा दो, वो कॉन्फ्रेंस में लेके बात करा देंगे, है ना। एप्लीकेशन पर टाइम रहता है 7 बजे, है ना। हाँ, तो ये सारी अर्थव्यवस्थाओं की परिभाषाओं से संबंधित दृष्टिकोण है ना। और आगे जब मैंने बात करी है काय पे, तो ये प्रोफेसर कीन्स ने 3 तत्वों का समावेशन किया है काय में, अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में। और 3 तत्वों में पहला तत्व है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री। आइए बात करते हैं सबसे पहले उपभोग पर, डिटेल में देखेंगे उपभोग को। उपभोग के बाद आता है उत्पादन, उत्पादन के बाद आता है वितरण, मैं कैसे भी लिख रहा हूं। इसके बाद आता है आपका वितरण हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक होता है विनिमय, एक्सचेंज बोला जाता है, और एक होता है आपका राजस्व। सब कुछ इसी के लिए हो रहा है, सब कुछ बाबू भैया पैसे के लिए हो रहा है। ठीक है सर, हम इतनी बात समझ गए कि अगर हमसे कभी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या सामग्री पूछी जाती है तो हम बोलेंगे कि उपभोग है, मतलब उपभोग मतलब कंजम्पशन, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, विनिमय मतलब एक्सचेंज, और राजस्व मतलब यहां पर रेवेन्यू की बात की जा रही है। राजस्व मतलब यहां पर पब्लिक फाइनेंस भी बोला जा सकता है ना। इसको पब्लिक फाइनेंस ही जनरली बोला जाता है, पब्लिक फाइनेंस। हालांकि बोलते तो रेवेन्यू भी है। पब्लिक फाइनेंस ये हो गया, एक्सचेंज ये हो गया, अब मैं इनको अपनी भाषा में समझाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया, प्रोडक्शन ये हो गया, ये अंग्रेजों के लिए है, अंग्रेज मतलब इंग्लिश मीडियम वाले। और यहां पर हम कंजम्पशन लिख सकते हैं, यहां पर हम कंजम्पशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 क्या हैं हमारे, तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या जो है विषय सामग्री है। सर आप बोल रहे थे आज आप इनको डिटेल में पढ़ाने वाले हो। यस, सबसे पहले हेडिंग डालो कंजम्पशन या उपभोग।
कंजम्पशन या उपभोग की अगर मैं चर्चा करता हूं तो मैंने बोला है कि ये अर्थशास्त्र का आदि भी है और अंत भी है। मतलब अगर मैं उपभोग ना करूं तो क्या उत्पादन होगा? नहीं। मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, मुझे मान लो समोसा खाना है, समझना मेरी बात को, समोसा खाना है मुझे। अब तभी तो ये समोसा की दुकानें खुलेंगी, समोसा की दुकानें खुलेंगी। मुझे समोसा खाना है मतलब मुझे समोसा का उपभोग करना है, और जब मैं समोसा का उपभोग करूंगा तो एक उद्योग लगेगा और उस उद्योग में समोसा बनेगा, और इस समोसा में कच्चे माल के रूप में आलू यूज होगा, आलू के साथ साथ इसमें तेल यूज होगा, इसमें मैदा यूज होगा, इसमें कारीगर लगेंगे बनाने के लिए, वर्कर्स लगेंगे, मजदूर लगेंगे, कहने का मतलब अपनी भाषा में। तो इस तरीके से आपने बोला है, आपने कंजम्पशन की बात करी है, आपने उपभोक्ता की बात करी है, कंजम्पशन की बात करी है, उपभोग की। तो अगर उपभोग ना करूं तो उत्पादन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर मुझे कोई चीज खानी ही नहीं है, अगर वर्ग एक की तुम्हें पढ़ाई करनी ही नहीं है, तो मैं भले ही कितना पढ़ाता रहूं, तुम्हारे तो वो काम का ही नहीं है। तुम्हारे काम का है इसलिए तुम पढ़ रहे हो। हाँ सर, तो सबसे आदि और अंत अगर अर्थशास्त्र का है तो वो उपभोग है। मेरी बात समझ पा रहे? मुझे समोसा खाना है, समोसे का उपभोग करना है, तभी समोसे की दुकानें खुलेंगी, तभी मैदा को, आलू और तेल, इन सब से मिलाकर, मसाले वसाले मिलाकर समोसा तैयार किया जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो यहां पर उपभोग क्या है? तो अर्थशास्त्र का आदि व अंत दोनों कहा जाता है। अर्थशास्त्र का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। अर्थशास्त्र का आदि व अंत, आदि मतलब होता है प्रारंभ, आदि व अंत दोनों कहा जाता है। आदि व अंत दोनों कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उपभोग को। उपभोग को हमने आर्थिक क्रियाओं में ये देखा कि भैया वितरण, उत्पादन, विनिमय, राजस्व। अब देखो, बिना उपभोग के क्या उत्पादन संभव है? हाँ या ना में जवाब दो बस। मैंने आपसे पूछा कि बिना उपभोग के, बिना कंजम्पशन के, बिना कंजम्पशन के क्या उत्पादन संभव है? अभी मैंने पढ़ाया है। जब मैं कंजम्पशन ही नहीं करूंगा तो प्रोडक्शन होगा क्या? मैं समोसा मांगूंगा ही नहीं, मैं समोसे का उपभोग करने वाला ही नहीं हूं, तो क्या उत्पादन होगा क्या? हाँ या ना, बस दो में से एक सवाल का जवाब देना है बस। नहीं, गीता ने बोला नहीं। तो क्या जो इसमें लगे थे मजदूर, जैसे समझना मेरी बात को, अब जैसे एक बात आती है, हमेशा याद रखना, आगे मैं पढ़ाऊंगा भी, जब मैं आपको उत्पादन पढ़ाऊंगा तो मैं उत्पादन के साधन बताऊंगा, उत्पादन के साधन बताऊंगा। अभी किसी ने पूछा था साधन और संसाधन में अंतर, तब भी मैंने डिस्कस करके बताया है। श्रम है, पूंजी है, भूमि है, संगठन है और उद्यमी है। में ये 5 मेन होते हैं। श्रम है, पूंजी है, संगठन है, भूमि है, उद्यमी है। यहां पर भौतिक साधन क्या है? भूमि। यहां पर भौतिक साधन क्या है? पूंजी, है ना। यहां पर भौतिक साधन क्या है? पूंजी, मतलब पैसा। यहां पर भौतिक साधन क्या है? भूमि। तो ये 5 चीजें होती हैं। किसी ने श्रम किया होगा, उसको पैसा देना पड़ेगा, हाँ या ना। अब इसका क्या होगा? इसका श्रम का हमेशा क्या जाएगा? पारिश्रमिक जाएगा। समोसा बनाने वाले मेरी दुकान में कुछ कारीगर हैं, आप आए, आपने खाया और प्लेट रख दी, तो उस प्लेट को धोने के लिए कुछ मेरे यहां पर और भी वर्कर हैं। एक समोसा बनाने वाला वर्कर है, एक प्लेट धोने वाला वर्कर है। तो मुझे उनको पारिश्रमिक देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हाँ, उनको पारिश्रमिक देना पड़ेगा। मुझे समोसा की दुकान खोलनी थी और उस समोसा की दुकान खोलने के लिए मुझे पैसा चाहिए था, तो मैंने जो पैसा लिया है वो बैंक से लिया है, और बैंक ने मुझे 2 लाख रुपए दिया है। और जब मुझे बैंक ने 2 लाख रुपए दिया तो बैंक ने बोला सालाना आपको 12% की रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो मैं बैंक को ब्याज दूंगा। हाँ, तो पूंजी का हमेशा क्या होता है? ब्याज होता है। पूंजी का हमेशा क्या होता है? ब्याज होता है। अगर मैं भूमि है तो मुझे भूमि का किराया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हाँ। और मुझे इस संगठन में, जो ये संगठन काम कर रहा है,
इस संगठन में जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनको भी वेतन देना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरा बड़े स्तर का है, सीए वगैरह है, तो ब्याज है, किराया है, पारिश्रमिक है, इसका वितरण मैं कैसे कर पाऊंगा? जब मुझे लाभ का पता चलेगा। मुझे पता चला कि मेरा समोसा बनकर तैयार होता है 5 रुपए में, और 5 रुपए मिलाकर मैं उसको 10 में बेचता हूं, और 3 रुपए मेरा खर्चा हो जाता। 5 रुपए समोसा बनाने का खर्चा है, 5 रुपए, और 5 रुपए में मैं जो है 5 रुपए और कमाने का सोचता हूं, तो उसमें से भी मेरा 3 रुपए और चला जाता है इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने में। वितरण हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, वितरण तो हुआ। तो बिना उपभोग के उत्पादन नहीं हो सकता, बिना उपभोग के वितरण नहीं हो सकता। अब जब सामान मंगाएगा ही नहीं, समोसा मंगाएगा ही नहीं, तो मैं क्या प्लेट धोने वाले को दूंगा? क्या समोसा बनाने वाले को दूंगा? क्या बैंक का ब्याज दूंगा? क्या भूमि का किराया दूंगा? मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा ना, क्योंकि समोसा तो बना ही नहीं। समोसा क्यों नहीं बना? क्योंकि समोसे की तो उपभोक्ता ने मांग ही नहीं करी, उसने तो समोसे का उपभोग ही नहीं किया। अच्छा, ये बात है। तो बिना उपभोग के ना तो वितरण हो सकता है, वितरण काय का? किराए का। वितरण काय का? ब्याज का। वितरण काय का? पारिश्रमिक का। ऐसा बोल रहे हो? हाँ। तो मैं आपको अगर एक पॉइंट यहां पर लिखूं कि उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि सभी आर्थिक क्रियाएं उपभोग के लिए ही की जाती हैं। उत्पादन, वितरण, है ना, उत्पादन, वितरण और विनिमय। विनिमय, तुम खूब पैसा है तुम्हारे पास, मुद्रा है, पहले वस्तु विनिमय चलता था, अब विनिमय का माध्यम मुद्रा ने ले लिया है। कीमत निर्धारण का सिद्धांत मुद्रा से ही होता है, मतलब आगे आएगा, मुद्रा बहुत बड़ा चैप्टर है आपका, M1, M2, M3, M4। तो उत्पादन, वितरण, विनिमय जैसी आर्थिक क्रियाएं बिना उपभोग के संभव नहीं है। बिना उपभोग के संभव नहीं है। विनिमय का मतलब मुझे समोसा चाहिए है, मैं पैसा दूंगा, समोसा लूंगा। क्या दिया है मैंने? पैसा। तो पैसा या मुद्रा जो दी है मैंने उसको, तो मुद्रा क्या हो गया? तो मुद्रा जो विनिमय का माध्यम हो गया। विनिमय का माध्यम क्या है? मुद्रा। एक्सचेंज का मीडियम क्या है? मुद्रा। वस्तुओं की खरीदी बिक्री के लिए माध्यम के रूप में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मुद्रा का। अब समझ में आ गया। पहले क्या चलता था? वस्तु का विनिमय चलता था, जैसे बार्टर सिस्टम बोला गया। जब बार्टर सिस्टम में देखा कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, आप याद करो एप्लीकेशन की क्लास को, मैंने बोला सामने वाले से कि भैया आप मेरे से चावल ले लो, मुझे गेहूं दे दो। आप मेरे से सब्जियां ले लो, मुझे गेहूं दे दो। सामने वाले को ना तो सब्जियों की आवश्यकता है और ना ही गेहूं, ना ही चावल की आवश्यकता है। वो बोल रहा है मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, दूसरी चीज हो तो बताओ। मैंने बोला नहीं है। तो फिर वो एक्सचेंज क्यों करेगा? क्योंकि मुझे जिस चीज की आवश्यकता होगी मैं वो मांगूंगा, और जो मेरे पास अधिशेष होगा, ज्यादा होगा, वो मैं उसको दूंगा। लेकिन सामने वाले को वो चीज तो चाहिए नहीं जो मेरे पास है, तो वो अपनी वस्तु को एक्सचेंज क्यों करेगा? तो जब वस्तु विनिमय में दिक्कत आने लगी, तब हमने मुद्रा को साधन के रूप में इस्तेमाल किया, विनिमय का माध्यम माना है, एक्सचेंज का माध्यम माना है, खरीदी बिक्री के लिए, लेन देन के लिए। दुकानदार के पास जाते हो, पैसा देते हो, वस्तु लेते हो, सेवाएं लेते हो। यहां पर आए हो, पढ़ रहे हो, पैसा दिया है, पढ़ रहे हो, सेवाएं दे रहा हूं मैं तुम्हें, है ना। तो एक मुद्रा दी है तुमने, समझ पा रहे मेरी बात? तो यहां पर उत्पादन, वितरण, विनिमय जैसी आर्थिक क्रियाएं बिना उपभोग के संभव नहीं है ना, बिना उपभोग के संभव नहीं है। अब जब हम आगे बढ़े, ये सब हम क्यों करते हैं? तो व्यक्तिगत या सामूहिक आवश्यकताओं किस, मतलब व्यक्तिगत भी हो सकती हैं, और देखो वस्तु व सेवा का उपभोग, वस्तु व सेवा का उपभोग, है ना। तुम पढ़ रहे हो, तुमने सेवा का उपभोग किया है, तुम्हारे पास एक कॉपी है, तुमने उस कॉपी का या नोटबुक का उपभोग किया है। तो वस्तु व सेवा का उपभोग, है ना, वस्तु व सेवा का उपभोग
व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। तुमने अपने लिए किया होगा या फिर अपने परिवार के लिए किया होगा या 8-10 लोगों के लिए एक साथ किया गया होगा। तो वस्तु या सेवा का उपभोग व्यक्तिगत सामूहिक हो सकता है, हो सकता है। और इससे क्या मिलेगी तुम्हें? इससे मिलेगी तुम्हें प्रत्यक्ष संतुष्टि। इससे तुम्हें क्या मिलेगी? प्रत्यक्ष संतुष्टि। और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है संतुष्टि का मतलब कैसे? उपयोगिता से, यूटिलिटी से, यूटिलिटी से। और ये जो संतुष्टि मिलती है ये कब मिलती है? जब हमारी आवश्यकताओं की होती है पूर्ति। जब हमें समोसा खाना था और हमें समोसा मिल गया, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो गई। मुझे ये जो पेन है ये इस बोर्ड के लिए उपयोगी है, समोसा जिसको खाना है उसके लिए समोसा उपयोगी है, बच्चे के लिए कैंडी जरूरी है, मतलब कैंडी उपयोगी है। कैंडी मतलब चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम है, ये बच्चे को पसंद है ना। तो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग उपयोगिता हो सकती है, अलग अलग यूटिलिटी हो सकती है। उसका उपभोग करने के पश्चात उसको उसकी संतुष्टि मिल सकती है, प्रत्यक्ष रूप से मिल सकती है। तो जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह वस्तु या सेवा का उपभोग करता है तो उसे प्रत्यक्ष संतुष्टि मिलती है। और संतुष्टि को ही तो उपयोगिता बोला है। उपयोगिता कम या ज्यादा हो सकती है, वो व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई कि उपभोग जो है ये आदि और अंत है? इतनी बात समझ गए? हाँ या ना में जवाब दो, इतनी बात अगर समझ गए हो तो। अब इसके बाद मैं बात करूंगा उत्पादन पर, इसके बाद मैं बात करूंगा उत्पादन पर, अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो। हाँ, उपयोगिता पढ़ी है हमने, लास्ट क्लास में हमने उपयोगिता पढ़ी है। क्या जितने लोग देख रहे हैं उतने लाइक नहीं कर सकते हो? देखने वालों की संख्या और लाइक करने वालों की संख्या में बहुत अंतर है। मेरा मन कर रहा है तुमसे सवाल सही जोड़ी के फॉर्म में पूछ लूं, है ना। हाँ, एक मुझे सवाल बता दो। मैं यहां पर लिख रहा हूं परिभाषाओं से संबंधित दृष्टिकोण। मैंने लिखा, केवल शॉर्ट में लिखूंगा, है ना। एक मैंने लिखा कल्याण केंद्रित, एक लिखा धन केंद्रित, एक लिखा है दुर्लभता प्रधान, और एक लिखा है मैंने आवश्यकता विहीन। क्योंकि मुझे लगता है जब तक तुम्हारे दिमाग में चीजें फिट ना हो तब तक मैं आगे ना बढ़ूं। और एक मैंने लिखा है विकास आधारित, एक मैंने लिखा है विकास आधारित, है ना। और ये सब अर्थव्यवस्थाओं की परिभाषाओं से संबंधित दृष्टिकोण हैं। आपके वर्ग 2 में कितने नंबर हैं? उनके नंबर हैं 100। बता दो भैया कितने नंबर हैं। चलो, यहां पर मैंने लिखा है मार्शल, यहां पर मैंने लिखा है सैमुएल्सन, सैमुएल्सन। यहां पर मार्शल के साथ पीगू भी लिखूंगा और स्टुअर्ट मिल भी लिखूंगा। और यहां पर मैं लिख रहा हूं एडम स्मिथ, और यहां पर मैं लिख रहा हूं जेके मेहता, और इसके साथ साथ वॉकर भी है इसमें। और यहां पर मैं लिख रहा हूं आपका एक और बचा है ना, जिसका नाम है रॉबिन्सन, जिसका नाम है रॉबिन्सन। और मेरा आपसे सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं फेफड़े बाहर आ जाते हैं एग्जाम में, है ना। मैंने बोला है सही सुमेलित कीजिए, मैंने बोला है सही सुमेलित कीजिए। कर दो सही सुमेलित, है ना, कर दो सही सुमेलित, फटाफट से कर दो। ये सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना में जवाब दो। ये सवाल बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ या ना में जवाब दो। अब मैं मान लो इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख देता हूं, मैं इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। चलो मैं यहीं पे कोष्टक में लिख देता हूं। यहां पर मैंने लिखा धन की बात ही करता है ये, धन धन धन, पूरा धन पर टिका है। ये भौतिक कल्याण पर बात करता है ना। ये बोलता है सीमित संसाधन है,
और असीमित आवश्यकताएं हैं, इसमें संबंध स्थापित करना पड़ता है। असीमित आवश्यकताएं हैं, इसने बोला है आवश्यकताओं को कम करो, इसने बोला है आवश्यकताओं को या तो कम करो या फिर समाप्त करो, और इसने बोला है कि वर्तमान का युग विकास का युग है और विकास ही होगा, डेवलपमेंट ही होगा। बता रहे हो तुम लोग। धन केंद्रित में एडम स्मिथ आएगा, बाकी फेल हो जाओगे रे तुम, है ना। हाँ मैं तीखा बोलता हूं इसलिए ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा, मतलब इतना सड़ा सवाल पिछले 2 दिन से पढ़ा रहा हूं, आज भी पढ़ाया। पहले वाले का एडम स्मिथ है, दूसरे वाले का वॉकर है, तीसरे वाले का मार्शल पीगू और स्टुअर्ट मिल है, और चौथे वाले का रॉबिन्सन है, पांचवें वाले का क्या बोल रहे हो, अच्छा दूसरे वाले का मार्शल पीगू और पहले वाले का एडम स्मिथ और वॉकर दोनों। अच्छा ठीक है, सही है आपका। देखो मैं मिला देता हूं। धन केंद्रित की बात करी थी किसने, तो एडम स्मिथ और वॉकर ने, मतलब पहले का हो गया तीसरा। कल्याण केंद्रित की बात करी थी मार्शल पीगू और स्टुअर्ट मिल ने, मतलब दूसरे का हो गया पांचवा। दुर्लभता प्रधान की बात करी थी आपके रॉबिन्सन ने, तो तीसरे का हो गया पहला। आवश्यकता विहीन की बात करी थी जेके मेहता ने, और जेके मेहता कमेंट करके बताइए किस विश्वविद्यालय के 3 5 1 2 4 मिला लेते हैं ना। ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, चौथे का दूसरा हो जाएगा, है ना, चौथे का दूसरा हो गया, ठीक है। और पांचवें का आपका क्या हो जाएगा, तो पांचवें का विकास केंद्रित की बात करी है सैमुअल्सन ने, तो पांचवें का चौथा हो जाएगा, पांचवें का चौथा हो जाएगा, मतलब 3 5 1 2 4 जिसका है वो सही है। 3 5 1 2 4 है ना, हाँ 3 5 1 2, वो बोल रही 1 2 2 5, गलत है आपका, है ना, गलत है पारू तुम्हारा। 1 2 दूसरे का पांचवा, तीसरे का दूसरा, खुद ही नहीं पता क्या लिख रहे, उल्टा सीधा लिख रहे बस। 3 5 1 2 4 ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में, बनेगा? यस एंड नो में जवाब दो। ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में, बनेगा? हाँ सर, ये तो बनना चाहिए सर, है ना। 3 5, ठीक, पहले का तीसरा है, दूसरे का पांचवा है, तीसरे का पहला है। 3 5 1 2 4, वेरी गुड टीनू। साधना मौर्य जी, गलत है आपका, है ना। 3 पहले आएगा, 5 बाद में आएगा, फिर 1 2 4 जो है वो लास्ट के 3 सही है, स्टार्टिंग के 2 हैं जो इंटरचेंज कर लो उसमें। आओ उपभोग पढ़ लिया है, आइए दूसरी विषय वस्तु उत्पादन पढ़ते हैं। आइए दूसरी विषय वस्तु हम उत्पादन पढ़ते हैं। दूसरी विषय वस्तु हमें क्या पढ़नी है, उत्पादन। और उत्पादन के संबंध में अगर इलाहाबाद के हैं, वेरी गुड, है ना, इलाहाबाद के हैं, तो हम उत्पादन क्यों करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ब्रेड बनाने की क्रिया क्या है, उत्पादन है। ब्रेड बनाने की क्रिया उत्पादन है। ब्रेड, ब्रेड तो जानते ही होगे, सबके घरों में सुबह से चाय ब्रेड चलता होगा। ब्रेड बनाने की क्रिया क्या है सर, तो ब्रेड बनाने की क्रिया उत्पादन है। ठीक है सर, ब्रेड बनाने की क्रिया उत्पादन है। आप मुझे बताओ कि गेहूं से मैंने आटा बनाया, तो आटा महंगा बिकेगा या गेहूं महंगा बिकेगा। और इस आटे से मैंने ब्रेड बनाया, अब आटा महंगा बिकेगा या ब्रेड महंगा बिकेगा। पहले तो मुझे यह बताओ कि गेहूं महंगा बिकेगा या आटा महंगा बिकेगा, फिर मुझे यह बताना आटा महंगा बिकेगा या ब्रेड महंगा बिकेगा। मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, और उन 2 सवालों के जवाब आपसे मैं चाहता हूं। मैंने पहला सवाल पूछा कि गेहूं महंगा बिकेगा या आटा, और दूसरा सवाल पूछा कि आटा महंगा बिकेगा या ब्रेड। क्या जवाब दोगे? तो आपका जवाब यह होना चाहिए कि सर गेहूं की तुलना में आटा महंगा बिकेगा, लेकिन आटा की तुलना में ब्रेड महंगा बिकेगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मूल्य में वृद्धि हुई या नहीं हुई, मतलब गेहूं के मूल्य में वृद्धि हो गई। हाँ, गेहूं का आटा बना, आटा के मूल्य में भी वृद्धि हो गई, तो फिर हमने ब्रेड तैयार कर लिया। अगर मैं ब्रेड का पैकेट आधा किलो का लेने जाता हूं तो 40-50 रुपए में मिलता है, लेकिन आधा किलो गेहूं लेने जाता हूं तो 15-20 रुपए में मिल जाता है। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे आप, है ना। तो वस्तुओं एवं सेवाओं की उपयोगिता, मेरे लिए गेहूं ज्यादा उपयोगी है ब्रेड, मेरे लिए गेहूं ज्यादा उपयोगी है या फिर आटा।
सर आटे से चपाती बना लेंगे, सर ब्रेड डायरेक्ट खा सकते हैं, सर गेहूं का डायरेक्ट यूज बहुत कम है। तो अगर मैं बोलूं कि वस्तु व सेवाओं की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए, वस्तु व सेवाओं की उपयोगिता मतलब यूटिलिटी, उपयोगिता में वृद्धि करना है तो उत्पादन, गेहूं से आटा बनेगा उत्पादन हो रहा है, आटा से ब्रेड बनेगा उत्पादन हो रहा है, यहां पर एग्जांपल देकर बताया मैंने। तो वस्तु व सेवाओं की उपयोगिता में वृद्धि भी होती है, वस्तु एवं सेवाओं की, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि भी होती है, के मूल्यों में वृद्धि भी होती है। किससे? उत्पादन से। मैंने बोला है कि आटा नहीं में आटा महंगा बिकेगा, ब्रेड महंगा बिकेगा, है ना। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास किया है, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास किया है। अब इस तुमने गेहूं से आटा बनाया, गेहूं से ब्रेड बनाया, तो इसमें तुम्हें क्या क्या यूज करना पड़ा। मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा हूं गेहूं से आटा का, आटे से ब्रेड का, तो इसमें क्या क्या लगा। तो इसमें जो चीजें इस्तेमाल होंगी उसी को हम क्या बोलेंगे? उत्पादन के साधन। उसी को हम क्या बोलेंगे? उत्पादन के साधन। इसमें श्रम लगेगा, हाँ। इसमें लेबर काम करेगी, बिल्कुल करेगी। इसमें पूंजी लगाई होगी मैंने चक्की वक्की लगाने के लिए, हाँ, पैसा लगाया होगा। चक्की अपनी सर पे तो नहीं लगाऊंगा, उसके लिए भूमि ली होगी किराए से, हाँ। भले ही मेरे बाप दादाओं की जमीन हो, लेकिन उस भूमि का किराया देना पड़ेगा। अर्थशास्त्र की भाषा में मेरे बाप दादाओं की खूब प्रॉपर्टी है, मेरे पास खूब भूमि है, उससे कोई मतलब नहीं, मुझे भूमि किराए से लेना पड़ेगी। अगर मेरी खुद की है तो मुझे उसका किराया निकालना पड़ेगा। भले ही मैं उसमें बैठा हूं मैनेजर की पोस्ट पर, या मैं उसका डीन हूं, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं, सीए हूं, मालिक हूं, कुछ भी हूं, ओनर हूं, लेकिन मुझे उसका पारिश्रमिक मिलेगा, मुझे उसका वेतन मिलेगा। एक प्रॉपर संगठन होगा, एक प्रॉपर संगठन होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, और एक उसमें उद्यमी होगा। तो अगर कभी तुमसे इस उत्पादन के साधन पूछे जाएं तो तुम बता देना मेन जो साधन होते हैं वो 5 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? ये 5 हैं, बाकी नहीं है। ये 5 हैं, ये बाकी नहीं है। ये 5 हैं, बाकी नहीं है। आइए बात करते हैं एक्सचेंज या विनिमय पर। आइए बात करते हैं एक्सचेंज या विनिमय पर। अब मुझे मान लो चक्की खरीदनी है, इलेक्ट्रिक चक्कियां आजकल घर में आने लगी हैं। उत्पादन के बाद बात आती है किसकी? विनिमय की। और इसके आगे की कहानी जो है वो एप्लीकेशन पर स्टार्ट होगी। थैंक यू सो मच। विनिमय बचा है ना। और जो है अभी आगे भी क्लासेस हैं मेरी, तो 6 बजे हम हिस्ट्री के सेशन में मिलते हैं और 7 बजे एप्लीकेशन पर हम मिलेंगे। और एप्लीकेशन पर जो हम मिलेंगे वो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? यही अर्थशास्त्र के क्षेत्र व प्रकृति। और इसको आज पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। क्षेत्र तो कंप्लीट कर ही देंगे, पक्ष और विपक्ष में तर्क हो पाए या ना हो पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का ख्याल रखिए।